अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि 2.5 किलोवाट के सिस्टम को आप खुद घर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कह सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देख लेंगे तो आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्वर्टर के कनेक्शन किए जाते हैं, कैसे इसको पावर दी जाती है, कैसे सोलर पैनल्स कनेक्ट किए जाते हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूं। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब भी आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, अपने घर में सोलर वाला इन्वर्टर लगाते हैं या कोई भी सादा इन्वर्टर लगाते हैं, सभी के कनेक्शन करने का तरीकाकार सेम एक तरह का ही होता है। अगर हम बात करते हैं 2.5 किलोवाट के सिस्टम की, 1.2 किलोवाट के सिस्टम की या इससे बड़े सिस्टम की, सबका तरीकाकार सेम यही होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहला आप लोगों ने काम ये करना है कि अपने इन्वर्टर के बैक साइड पर एक लकड़ी की कोई भी शीट लगा लेनी है, चाहे वो MDF हो, चाहे वो लसानी हो, कोई भी हो। लकड़ी की शीट लगाने का फायदा ये होता है कि ये जो दीवार की हीट है वो इन्वर्टर की बॉडी तक नहीं आने देती, जिसका फायदा ये होता है कि इन्वर्टर के अंदर एरर 0 नहीं आता, यानी कि ओवर हीट का एरर नहीं आता। ज्यादा बेहतर ये है कि आप 2x2 का या 2x4 का एक पीस ले लें लकड़ी का, उसको अपनी दीवार के अंदर लगा दें। अब इसको लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों को बता नहीं रहा क्योंकि ये एक अनाड़ी बंदा भी लगा सकता है। जस्ट आप लोगों ने एक लेवल का इस्तेमाल करना है। लेवल आसानी से 200-300 रुपए का मिल जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने चिप बोर्ड लगा लेना है। चिप बोर्ड के ऊपर आपने अपने इन्वर्टर को हैंग करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए तो इन्वर्टर थोड़ा सा टेढ़ा आप लोगों को नजर आ रहा है। ये अभी इसका लेवल करूंगा। अभी मैंने इसका सिर्फ एक स्क्रू टाइट किया है इन्वर्टर का, दूसरा जब स्क्रू मैं इसके साथ टाइट करूंगा तो इसका एक लेवल बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन दोनों चीजों को लगा लेने के बाद आप लोगों ने काम ये करना है कि इसके नीचे डक पट्टी जरूर लगानी है। डक पट्टी ये जो आप लोगों को नजर आ रही है सुराखों वाली, इसका फायदा ये होता है ये सारी केबल्स को अपने अंदर कवर कर लेती है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों चीजों को लगा लेने के बाद आपने तीसरी चीज डक पट्टी का इस्तेमाल जरूर करना है। ये डक पट्टी 40x40 की है। ये जो सुराखों वाली आप लोगों को नजर आ रही है, इसका फायदा ये होता है कि जनाब इससे आपके इन्वर्टर की खूबसूरती बढ़ती है। जितनी भी तारें होती हैं वो इस डक पट्टी के अंदर से गुजर जाती हैं और आपकी इंस्टॉलेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलर हजरात को देखा है कि जो कि सिर्फ इस तरह से हार बना के इन्वर्टर में तारें लगाकर चले जाते हैं, जिससे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन बहुत ही बुरी लगती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों, आप लोगों के बिल्कुल सामने मैंने ऑलरेडी डक पट्टी भी लगा ली थी, मैंने लकड़ी भी लगा ली थी, मैंने इन्वर्टर भी हैंग कर दिया था। जस्ट इसका एक दूसरा स्क्रू मैंने लेवल करके इसको हैंग कर देना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैं इसका लेवल करने जा रहा हूँ। आप इन्वर्टर को थोड़ा सा सीधा करेंगे तो ये जो सेंटर में आप लोगों को एक बुलबुला नजर आ रहा है, इसको सेंटर में आना चाहिए। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये बुलबुला जो है ये सेंटर में होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये सेंटर में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं इसका दूसरा स्क्रू लगाकर इसको टाइट कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर को हैंग करने के बाद दोबारा से आपने इसका एक दफ़ा लेवल कर लेना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्ट लेवल हमारा यहाँ पर आया। 19-20 का फ़र्क चल जाता है, 18-20 का फ़र्क नहीं चलता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और एक चीज़ ये भी देखनी है कि ये 1 इंच मोटाई की होती है, तो आपने 1 इंच वाले पेज का यहाँ पर इस्तेमाल। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इसे AC इनपुट दे सकते हैं, यहाँ से आप इसे AC आउटपुट ले सकते हैं। बैटरी आपने यहाँ पर लगानी है और PV आप यहाँ पर इसे दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी बारी आ जाती है बैटरी की केबल्स को लगाने की। तो मैं प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ आंखें खोलकर देखकर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि तारें उल्टी लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। चूंकि ये एक महंगी प्रोडक्ट है तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने प्लस और माइनस को देखकर लगाना है। मेरे वाले से इन्वर्टर में जो प्लस वाली साइड है वो बाईं तरफ है और जो माइनस वाली साइड है वो दाहिनी तरफ है। तो मैं प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस को देखकर लगा लेता हूँ। केबल्स को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो इन्वर्टर में मसले मसाइल आएंगे। प्लस वाली वायर को मैंने प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी बारी आ जाती है माइनस वाली वायर को लगाने की। तो मैं जनाब यहाँ पर माइनस वाली वायर लगा दे। प्यारे दोस्तों, एक चीज का ख्याल रहे कि आपने यहाँ पर 25 mm या 35 mm की केबल लगानी है। अव्वल तो इस इन्वर्टर के साथ ही आप लोगों को केबल देखने को मिलती है। अलबत्ता अगर आपको एक्सटर्नल केबल लगानी पड़े तो आपने 25 से 35 mm की लगानी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने इसके साथ सिर्फ बैटरी की वायर्स को कनेक्ट किया और इन्वर्टर को टर्न ऑन करके ये चेक कर लिया कि इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने इन्वर्टर सही काम कर रहा है। अभी हम इसके साथ आउटपुट की तारें लगाएंगे, इनपुट की तारें लगाएंगे और लास्ट पे हम सोलर की वायर्स को लगाएंगे। अभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आउटपुट की वायर्स को कनेक्ट करता हूं, मगर उससे पहले मैंने इन्वर्टर को पावर ऑफ कर लेना है ताकि मुझे कहीं किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इन्वर्टर को बंद करने के बाद मैं इसके साथ आउटपुट कनेक्ट करूंगा। प्यारे दोस्तों, आउटपुट की वायर लगाने के बाद बारी आ जाती है इनपुट की केबल को लगाने की। तो इनपुट की केबल आपको इस तरह की देखने को मिलती है 1.2 के अंदर और 2.2 के अंदर। इसके अलावा जो दूसरे इन्वर्टर है उनके अंदर आपको इस तरह की तार ही लगानी पड़ती है।
तो मैं इस प्लग को यहाँ पर 220 वोल्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट कर देता हूँ और ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। प्यारे दोस्तों, इनपुट और आउटपुट लगाने के बाद बारी आ जाती है सोलर पैनल्स को लगाने की। तो सोलर पैनल्स की जो वायर है वो मैं अभी इसके अंदर प्लस और माइनस देखकर इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 330 वाट वाली 2 सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों को मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है, तो अभी मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर के सारे कनेक्शन ओके हो चुके हैं। सबसे पहले हमने बैटरी के कनेक्शन को लगाया, उसके बाद हमने आउटपुट के कनेक्शन को लगाया, उसके बाद हमने इनपुट का कनेक्शन करने के फ़ौरन बाद मैंने सोलर पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी इसके साथ आप लोग प्रोटेक्शन सिस्टम अगर लगाना चाहते हैं, डीबी बॉक्स लगाना चाहते हैं, एसी डीसी ब्रेकर्स लगाना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे कि उसको किस तरह से लगाया जाता है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस इन्वर्टर की सेटिंग को करने की। इस इन्वर्टर की सेटिंग को हमने करना है सोलर के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि सोलर पैनल से जितने भी पावर आ रही है वो हमारे घर की जो लोड है उसको चलाए या हमारी बैटरियों को चार्ज करे। तो उसके लिए हमें इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को इसकी सेटिंग के बारे में समझा देता हूँ। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एंटर का बटन दिखाई देगा। आपने इसको थोड़ी सी देर दबा कर रखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसकी सेटिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। 01 वाली सेटिंग को आपने एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करके इसकी सेटिंग के अंदर एंटर हो जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है UEI, इसका मतलब है यूटिलिटी, यानी कि आपकी वोपडा यूज़ होगी। मैंने इसको करना है SOL के ऊपर, यानी कि मैं सोलर चलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास सोलर पैनल्स मौजूद हैं। इसके बाद मैं एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सेटिंग सेलेक्ट हो चुकी हुई है। अभी मैं चला जाता हूं आगे जनाब 5 नंबर की सेटिंग के ऊपर। ये जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आपने सिर्फ इन्हीं सेटिंग्स को चेंज करना है, किसी और सेटिंग को ना चेंज कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए मसला हो सकता है। ये जो 5 नंबर की सेटिंग AGM है, यानी कि ड्राई बैटरी की सेटिंग होती है, मैंने इसको FLD करना है, यानी कि फ्लडेड बैटरी के ऊपर कर देना है। फ्लडेड बैटरी के ऊपर रख के मैंने इसको एंटर कर देना है, यानी कि मैंने इसको ये कमांड देनी है कि मेरे पास तेज़ाब वाली ट्यूबलर बैटरियां हैं जो कि ओसाका कंपनी की हैं। आगे मैं चला जाता हूं जनाब 12 नंबर की सेटिंग के अंदर। यहाँ पर ये बैक टू रिटर्न वोल्टेज, यानी कि ग्रिड से चार्जिंग कब करवाए, जब आपकी बैटरी 23 वोल्ट तक पहुंचे या कब पहुंचे तब आपकी चार्जिंग करवाए। आप इसे डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही रहने दें। आगे चले जाते हैं 13 नंबर सेटिंग के ऊपर। 13 नंबर सेटिंग पे हमारे बैटरी के वोल्टेज की सिलेक्शन हमने करनी होती है। यहाँ पर 27 वोल्ट डिफ़ॉल्ट के ऊपर होते हैं, मैं इसे 29 वोल्ट के ऊपर कर दूंगा। अब आप लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार आप उसे 29 पे क्यों कर रहे हो, हालांकि डिफ़ॉल्ट 27 पे है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मेरी जो ट्यूबलर बैटरियाँ हैं वो 14.5 वोल्ट के ऊपर चार्ज होती हैं। 14.5 ज़रब 2 तो जनाब 29 वोल्ट हमारे पास बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको 29 के ऊपर कर दिया। अगर आपके पास कोई छोटी बैटरियाँ, सादी बैटरियाँ, तो आप इसे 28 के ऊपर रखेंगे। इसके बाद जनाब चले जाते हैं 16 नंबर सेटिंग पे। 16 नंबर की सेटिंग की में आपने ये कमांड देनी होती है कि वोपडा से चार्जिंग करवाए या ना करवाए। आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप वोपडा से चार्जिंग नहीं करवाएंगे तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके बाद जनाब बज़र ऑन की सेटिंग है। आप इसकी बज़र को बंद करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसकी बज़र को ऑन भी कर सकते हैं और यहीं से इसकी बज़र को ऑफ कर सकते हैं। मैं इसकी बज़र को ऑन रखना चाहता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि इन्वर्टर के अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। 19 नंबर की सेटिंग के अंदर आपने चले जाना है। 19 नंबर की सेटिंग आप लोगों को ये बताती है कि जो डिस्प्ले के ऊपर लाइव मॉनिटरिंग चल रही होती है वही रहे या दोबारा से बैक पे आ जाए। तो मैं इसे FEP के ऊपर कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद जनाब 20 नंबर की सेटिंग है लाइट ऑफ की, के कुछ सेकंड्स के बाद इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, जिससे काफ़ी यूज़र परेशान होते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी लाइट बंद हो गई है। अक्सर कस्टमर भी कंप्लेन करते हैं कि भाई आप इन्वर्टर लगा के गए हैं, इसकी तो लाइट ही नहीं चल रही है, तो बंद हो गया है। जाके देखते हैं तो जस्ट एक क्लिक करते हैं तो लाइट आ जाती है। तो आपने जनाब इसको लाइट ऑन पे रहने देना है ताकि आपकी ये जो बैक लाइट है ये ऑन रहे और आपको इंटरफेस इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारी सेटिंग इसकी शो होती रहे। बस यही इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। इसके अलावा आपने इसकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना। अगर आप लोग इसकी किसी और सेटिंग को चेंज करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आपके इन्वर्टर में कोई भी इशू आ सकता है, फिर आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ तक हमने इतना ही काम किया है। अभी बारी आ जाती है इस इन्वर्टर की ये वाली फिटिंग को लगाने की। मैं यहाँ पर ये वाली फिटिंग को लगा लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका ये वाला कवर और डक पट्टी को मुकम्मल करके अपने सिस्टम को मुकम्मल इंस्टॉल कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि AC DC ब्रेकर्स के कनेक्शंस को किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं उसको अगर ऐड करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में रख रहे हैं। आप दोस्तों ने ये करना है कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को किस तरह की लगी है।
इस वीडियो के ऊपर हम लाइक का एम रखते हैं 1000। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कर देते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो वाला एपिसोड भी आपके सामने लेके आएंगे और डिटेल के साथ आप लोगों को ये समझाएंगे कि किस तरह से आपने इसके साथ प्रोटेक्शन सिस्टम को ऐड करना होता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।